नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपने कभी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप का लॉगिन करते वक्त उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके मोबाइल में फेसबुक या व्हाट्सएप हर वक्त लॉगिन रहते हैं? दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले फेसबुक के डेटा लीक का बड़ा मामला सामने आया और दुनिया भर के करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ। और अब व्हाट्सएप से आपका वो डेटा लीक हो सकता है जो आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप आपके पेमेंट से जुड़ी सभी जानकारी फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो आपके पैसे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रही। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल हमारे साथ होगा जो बताएगा कि कैसे आप अपने पेमेंट मोड को सुरक्षित रख सकते हैं। बातचीत करें उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। डेटा की सुरक्षा से साजिश। व्हाट्सएप का डेटा हो सकता है लीक। संभल कर करें पेमेंट बैंकिंग। दुनिया भर में फेसबुक एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और फेसबुक के बाद सोशल मैसेजिंग के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो है व्हाट्सएप। लेकिन डेटा लीक के मामले में जिस तरह से फेसबुक की खामी दुनिया भर में उजागर हुई है, फेसबुक की दूसरी कंपनी व्हाट्सएप भी कुछ इसी राह पर चल रही है। व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ आपका वो डेटा भी शेयर कर रही है जो आपके वित्तीय लेन देन से जुड़ा है। यानी अगर आप व्हाट्सएप से पेमेंट बैंकिंग करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आपका फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई पिन और यहाँ तक कि आप कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं ये भी डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है। और न सिर्फ फेसबुक बल्कि ये डेटा किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर किया जा सकता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस इसी साल फरवरी में शुरू की थी। व्हाट्सएप पेमेंट यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए होता है। व्हाट्सएप के यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस से आप पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अधिक जानकारी देनी होती है और ये जानकारी आपकी पेमेंट ऐप से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। और ये जानकारी अगर किसी के हाथ लग जाए तो आपका अकाउंट हैक होने तक का खतरा है। हालांकि इस मामले को लेकर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों से जुड़ी थर्ड पार्टी ऐप मसलन व्हाट्सएप, फोन पे आदि को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि अगर वो ऐप ग्राहकों का डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयर करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए एनपीसीआई से परमिशन लेनी होगी। वैसे दुनिया भर के करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक होने के बाद फेसबुक की बेहद किरकिरी हुई है। यहाँ तक कि टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। हालांकि डेटा लीक होने के मामले में फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग माफी मांग चुके हैं। इस मामले में जकरबर्ग आज अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश भी होने वाले हैं और इससे पहले वो कांग्रेस सीनेटर से भी मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, इस लीक कांड के बाद फेसबुक के दूसरे बड़े अधिकारी भी लगातार माफी मांग रहे हैं। फेसबुक की सीओओ श्रेयल सैंडबर्ग ने भी माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि अभी कितना डेटा उन लोगों यानी थर्ड पार्टी के पास हो सकता है। We know that we did not do a good enough job protecting people's data. I'm really sorry for that, and Mark's really sorry. We don't know what data or if they have any data at all right now. We were given assurances by them years ago that they deleted the data. We should have followed up. That's on us. यानी कुल मिलाकर आपका डेटा खतरे में है और अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि कोई और ऐप भी चला रहे हैं तो भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी बेसिक्स और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको इससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको एक दिलचस्प जानकारी जरा दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के पास आपकी कौन कौन सी जानकारी होती है? तो आपको बताते हैं। रोजाना तो व्हाट्सएप यूज करते ही हैं, लेकिन कौन सी जानकारी दे बैठते हैं? जाहिर तौर पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बगैर तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बन ही नहीं सकता, ऐप में आप लॉगिन नहीं कर सकते।
आपके प्रोफाइल का नाम, ये जानकारी अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। प्रोफाइल जो पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर है, वो आपकी जानकारी जो होती है वो व्हाट्सएप के पास होती है। साथ ही व्हाट्सएप चैट सर्वर पर सेव नहीं होती, व्हाट्सएप चैट सर्वर पर सेव नहीं होती है। ये आप मैसेज से जुड़ी हुई जानकारी ये लीजिए। चैट डिलीवरी के फौरन बाद डिलीट हो जाती है। क्या आप कोई चैट कर रहे हैं, वो डिलीवर हो जाता है फिर डिलीट हो जाता है। बार बार शेयर होने वाले फोटो वीडियो लेकिन सर्वर में रहते हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैट एंड टू एंड एंक्रिप्ट रहती है। आप में से कई लोग समझते हो जिन्होंने किया भी है अपना व्हाट्सएप अपडेट, जो एंड टू एंड एंक्रिप्शन आता है कि आप जिसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर वही आपका मैसेज पढ़ सकता है, कोई थर्ड पार्टी इसको नहीं देख सकती है। ये वन ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन है, आप कितना, कैसे और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये जानकारी, साथ ही व्हाट्सएप या फिर उससे जुड़ी सर्विस के साथ हुए पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये जानकारी व्हाट्सएप के पास। कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, ये जानकारी भी व्हाट्सएप के पास है। कौन से मॉडल नंबर का आपका फोन है, ये जानकारी भी व्हाट्सएप के पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क, आपका लोकेशन, ये तमाम जानकारी व्हाट्सएप को आपकी पता है। इंटरनेट कुकीज या कौन सी वेबसाइट्स पर आप गए, ये भी व्हाट्सएप को पता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप आपके बारे में काफी कुछ जानता है। वैसे फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग भले ही माफी मांगने में लगे हुए हों, लेकिन ये मामला उतना छोटा नहीं दिखता जितना कि दिखाया जा रहा है, क्योंकि फेसबुक के बाद दुनिया के करीब 213 एक्टिव यूजर्स हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फेसबुक से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल सरकारें बनाने और गिराने तक के लिए किया जा रहा है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फेसबुक पर अपनी पूरी जानकारी अप टू डेट रखते हैं, मसलन नाम, एजुकेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर ये भी कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं वगैरह वगैरह? अगर ऐसा है तो आपके लिए बड़ी चिंता की बात है। आजकल जिस तरह से इंटरनेट हमारी जिंदगी में घुसा हुआ है और हर चीज के लिए हम ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल जानकारी लीक हो रही है। फेसबुक ने भारत के 5.62 लाख यूजर्स के डेटा लीक होने की बात स्वीकार की है। अमेरिकी कांग्रेस की ओर से जारी किए गए नोटिस के जवाब में फेसबुक ने ये बात मानी है। वैसे डेटा लीक के मामले में अमेरिकी फेसबुक यूजर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब जरा समझिए कि आपका डेटा चोरी कैसे हुआ था। भारत में 335 लोगों ने thisisyourdigitallife.globally नाम का ऐप डाउनलोड किया था, जिसके चलते 5.62 लाख यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। हालांकि अब ये ऐप इनएक्टिव है और आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए ही अमेरिकी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारतीयों का डेटा हासिल किया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका वही कंपनी है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूजर्स का डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। यूजर्स की ओर से जब इस ऐप को उनकी फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी हासिल करने के लिए ऑथराइज किया जाता था, तो वो उनके दोस्तों तक की जानकारी हासिल कर लेता था। और यही वजह है कि केवल 335 भारतीयों के ही डाउनलोड के बावजूद करीब 5.5 लाख लोगों का डेटा लीक हो गया। इस लीक के कारण अमेरिका में 7.6 करोड़, फिलीपींस में 12 लाख, इंडोनेशिया में 11 लाख, ब्रिटेन में 11 लाख, मेक्सिको में करीब 8 लाख, कनाडा में करीब 6 लाख और भारत में भी करीब 5.62 लाख लोगों का डेटा प्रभावित हुआ। हालांकि अब देश में सिर्फ फेसबुक ही नहीं, तमाम और ऐप्स को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ट्राई चेयरमैन आर.एस. शर्मा का कहना है कि ऐसी तमाम ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर उसको कहते हैं, लेकिन उसकी प्राइवेसी, कुछ उस पॉलिसी का प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली ये कहते हैं कि कौन कौन सा डेटा मैं आपसे ले सकता हूँ, किसका अधिकार मुझे है और उस डेटा को मैं अपने तरह से इस्तेमाल करूँगा, इसकी परमिशन वो यूज़र से लेते हैं।
वैसे तो गूगल पर हजारों ऐप मौजूद है, लेकिन कुछ लोग बिना वजह अपने फोन में तमाम ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें लॉगिन भी कर लेते हैं। ऐसे में खुद की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए आप हमेशा उन्हीं ऐप्स को फोन में रखें जिनकी आपको वाकई जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये आपको बताते हैं कि कई तरीके ऐसे होते हैं जिससे आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, लेकिन ये होता कैसे है और इसका डेमो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीनन इस डेमो को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही जाएगा कि किन किन चीजों से आपको बचना है। यही हमारा मकसद आपको डेमो दिखाने का है। और इस डेमो को हमारे साथ मौजूद यूनिवर्सिटीज के वीपी राहुल त्यागी, जो इस वक्त हमारे पैनल में भी मौजूद है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किया था अपने टेक्नोलॉजी के इससे पहले शो में, हमने इसे दिखाया भी था, लेकिन आज एक बार फिर से इसकी जरूरत है आपको दिखाने की। पहले देखिए, फिर एक्सपर्ट से बात करेंगे। राहुल जो हमारे साथ सॉर्ट ऑफ एथिकल हैकर और एथिकल हैकर जो है वो सच में हैक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका सोशल मीडिया अकाउंट बड़े ही आराम से हैक किया जा सकता है, और हैक करने के बाद इस सोशल मीडिया अकाउंट से क्या क्या हो सकता है। तो राहुल, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रेसिपी पकाने के लिए, 2 लैपटॉप हैं, एक स्मार्टफोन हमारे दिनेश बाबू का है, और दिनेश की व्हाट्सएप चैट आज पूरी दुनिया में देखिए मैं इसलिए अग्री हुआ ये बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, कितने नेक काम करता हूँ। मेरे पास कुछ गलत काम करने का वक्त ही नहीं है। जितने तुम्हारी नेकी है वो अभी सबके दुनिया के सामने आ जाएगी। तो राहुल फटाफट समझाइए होने क्या वाला है अभी। देखिए, अभी रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे देयर वाज ए क्रिमिनल, एक काफ़ी एज्ड इंसान थे जो कि किसी कंट्री के अंदर थे, कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो रात को वो अपना कुछ वेबसाइट्स देख रहे थे, उस तरीके की वेबसाइट, उस तरीके की जैसे भी वेबसाइट, बिल्कुल। तो वो देख रहे थे, तो वहाँ पे उन वेबसाइट्स पे क्या होता है कि क्रिमिनल्स आज की डेट में क्या करते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं। एक तो आप जो देख रहे हो वो देख ही रहे हो, साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे वहाँ पे एक सुंदर लड़की की फोटो लगाई हुई थी, वहाँ पे वो बोल रही थी टॉक टू मी। अब उससे बात करने का नजरिया क्या था कि अगर आप उससे बात करनी है तो वहाँ पे QR कोड था, आप अपने व्हाट्सएप पे स्कैन कीजिए तो शी विल से कि मैं आपको हाई बोलूंगी, तो हम चैट कर सकते हैं। एंड ही सेड ओके। नाउ एट द एज ऑफ 45-50 मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट दैट टैकी। हम और आप फिर भी 2 बार सोचेंगे इसके बारे में। बाकी रात के 1 बजा था तो कम सोचने का मादा था उनमें, तो दे सेड ओके दे स्कैन इट। उन्होंने फिर जैसे स्कैन किया, स्कैन करने के बाद अब मोस्टली आपको होता है web.whatsapp, सारे लोग यूज भी करते होंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर चैट करने के लिए। उसमें क्या होता है, जब आप वहाँ पे स्कैन करते हैं तो वो जो स्कैनिंग के बाद वो चैट आपके डेस्कटॉप पे आ जाती है, आप अपना मोबाइल साइड में रख के उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे उसने स्कैन किया वो जो चैट थी बजाय उसके डेस्कटॉप पे रहती, वो चैट सारी क्रिमिनल को चली गई जो कि दुनिया में कहीं पे भी था। After 15-20 minutes, he got a call or text from the criminal that you have to pay me this much amount in bitcoins. Otherwise, I will reveal this thing to your wife or your company. Because personal chat तो थी, but आप देखिए आज की डेट में WhatsApp बिजनेस अभी है, लेकिन आज के डेट में हम और आप ज्यादा बिजनेस की बातें भी, बहुत क्रिटिकल सीक्रेट्स भी WhatsApp पे शेयर करते हैं। ये लोग तो पासवर्ड तक शेयर कर डालते हैं WhatsApp के ऊपर। वन ऑफ द सेम थिंग। सो अभी मैंने आपको क्या एक लिंक दिया है जिसके ऊपर एक QR कोड है। Okay. अभी मेरे सामने मेरे लैपटॉप पर, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ QR कोड मांगा नहीं। मैंने आपको मेल किया कि आपको WhatsApp दे रहा है 10,000 रुपए, आपको स्कैन करना है उसको। मैं 10,000 के लालच में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, 100 रुपए में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक आया तो है। हाँ जी, ये एक टेस्ट पेज है, इसको हम डिजाइन भी कर सकते हैं अगर आप पेटीएम लाइक पेटीएम के अकॉर्डिंग या किसी भी और कंपनी के होते हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, कुछ भी उस QR कोड को आप किसी भी तरीके से आगे डिस्प्ले करवा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, सोचिए अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ, हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट, तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे web.whatsapp पे। इसको करने से पहले मुझे काफी डर लग रहा है, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ कि आप मेरे इस डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी तो तुम बहुत नेक बंदे थे। अभी के अभी इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं। मैं टीवी पे कसम खाता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की कसम खाता हूँ अगर मैं इसको मिसयूज नहीं करूंगा। चलो नेक बंदे, चलो। तो दिनेश, ये QR कोड है जो अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, किसी वेबसाइट पे आपको एक QR कोड दिख रहा है, ये हम चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से आपको सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। तो जैसे आप इसको आप स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लैपटॉप है जो मेरे घर पे पड़ा हुआ है, दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। तो स्कैन आपने अपने घर पे किया तो चैट आपको यहाँ पे आनी चाहिए, बट चैट आएगी मेरे पास। तो क्या आप स्कैन करेंगे? ये हो गया, स्कैन हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी सारी चैट हमारे पास आ चुकी है। तो ओह माय गॉड, अच्छी बात क्या है, मुझे आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं लगी तो मैं इसमें अपनी फ़ोटो लगाऊंगा। अभी ऐसी ज्यादती मत कीजिए, यहाँ हटा दी जाएगी। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रिमूव फोटो कर दूँ आपकी, तो आपकी फ़ोटो यहाँ से गायब हो जाएगी।
क्या आप मेरे बिहाफ पे आप किसी के साथ चैट भी कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैंने स्टेटस आपका लिख दिया है हैक्ड बाय राहुल। अब देखिए आपका ये दूसरा नंबर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा, आप देखिए आपने अपने नंबर से ही अपने आप को मैसेज भेज दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकता हूँ, यू आर हैक्ड एंड योर चैट इज विद मी। तो राहुल, जैसे कि देखा और मैं वाकई डर गया हूँ, आपने सारा मेरा व्हाट्सएप डेटा अपने कंप्यूटर पे ले लिया है। वो तो तुम्हारी सारी नेकी दिख गई हमें, बट ये बताइए कि ये दरअसल ये हुआ क्या, ये किस तरीके से कर दिया है? ये देखिए, जैसे web.whatsapp जो आपका होता है वो उसके अंदर आपको एक QR कोड दिया जाता है, जो आपके लिए फैसिलिटी दी है कंपनी ने, जिससे आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर चैट कर सकते हो। अब व्हाट क्रिमिनल एबल टू डू इज, ये जो QR कोड होता है ये व्हाट्सएप के सर्वर पे सिंक हो रहा होता है, तो ये हर 5 सेकंड में चेंज होता है। क्रिमिनल आर एबल टू मेक अ क्लोन ऑफ द सेम थिंग, जो कि सेम फेसबुक के सर्वर पे, व्हाट्सएप के सर्वर पे क्लोन होता है, और लेकिन उसको web.whatsapp पे निकालने के बाद वो दुनिया में किसी भी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉपिंग साइट पे जाते हैं जो कि क्रिमिनल ने बनाई है। एक चीज उससे पहले मैं समझना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप के ऊपर आपने ये डेमो के तौर पर दिखाया, सही में व्हाट्सएप के ऊपर तो ऐसा अभी कुछ नहीं है ना? नहीं, व्हाट्सएप देखिए, प्रॉब्लम व्हाट्सएप के ऊपर तो है ही है, यूजर के ऊपर है। आप स्कैन सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट पे अगर करोगे, व्हाट्सएप web.whatsapp पे करोगे, अगर व्हाट्सएप का स्कैन आप पेटीएम पे कर रहे हो, कहीं और किसी QR कोड पे कर रहे हो, वो आपको खतरे का घंटी बजा सकता है। तो वो तो अभी व्हाट्सएप पेमेंट से इस तरीके की चीजें आएंगी, तो शायद इस तरीके की चीजें खुल जाएंगी, क्योंकि आप पेमेंट्स आप जब करोगे यूजर्स को फिर वहां पर सतर्क रहना वहां पर सावधानी। तो अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म पर आपको ये इनिशियली नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हाट्सएप के लिए। जिस एप्लीकेशन का QR कोड है, आप उसी एप्लीकेशन के फीचर, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल QR कोड को ही स्कैन करें, दूसरे किसी QR कोड को स्कैन ना करें, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। वेल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर सामने हमें जानने को मिल रही है, पर इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। लेते हैं अभी एक छोटा सा। वाकई इसके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी भी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और यही हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खासतौर पर व्हाट्सएप के लिए लागू होता है। और व्हाट्सएप पेमेंट खासतौर पर अगर वहां पर मेरे पैसे पर सेंध कहीं ना कहीं लग रही है, सुरक्षा से समझौता हो रहा है, तो मुझे एज ए यूजर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए? इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले हमारे साथ राहुल त्यागी ही मौजूद है, VP है ल्यूसिडियस के। पवन दुग्गल जी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट एंड एडवोकेट हैं। पीयूष कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। विश्वास पटेल जी हैं, फाउंडर है CC एवेन्यू। सभी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं और ये समझेंगे कि डेफिनेटली हमारा जो डेटा है उसके साथ कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। फेसबुक का डेटा ब्रीच का बहुत बड़ा मामला सामने आया, लेकिन सॉरी से काम नहीं चलेगा। ज़करबर्ग तो बार बार सॉरी मांग रहे हैं, लेकिन जिनका डेटा गया, डेटा ब्रीच हुआ, वो हुआ। लेकिन अब क्या? लेकिन राहुल, सबसे पहले बताइए, आपने एक डेमो दिखाया, अब इससे तो जो यूजर होंगे वो शायद हैरान परेशान हो जाए कि ये क्या हो गया। ऐसा वाकई हो सकता है सबके साथ? मतलब कोई डेटा हैक कर ले, और क्योंकि अगर जो व्हाट्सएप पेमेंट यूज करेगा, ये तो और भी ज्यादा परेशानी की बात है। जी बिल्कुल ना, आपने से बिल्कुल सही बोला। अब लेकिन इसमें यूजर्स को ये समझना पड़ेगा कि ये खतरा एक्चुअली व्हाट्सएप के ही लिए ही नहीं है, व्हाट्सएप यूज करने वालों के लिए भी नहीं है। जैसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं, जब आप पेमेंट्स करते हैं, आप QR कोड स्कैन करते हैं, तो यूजर को बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉब्लम व्हाट्सएप की नहीं है। अगर आप टेक्निकली डीप टेक में जाके देखें, ये अगेन अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप का जो QR कोड है वो आप किसी और एप्लीकेशन पे स्कैन कर रहे हैं जाके, या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उसको स्कैन कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अब QR कोड अगर आपको कहीं पे दिखता है किसी भी व्यूअर्स को, और आगे जाके ये क्राइम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज आप पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने डेमो दिखाया इसके अंदर चैट चलेगी अगले बंदे की। आगे जाके जब ये पेमेंट्स आएंगी, डेफिनेटली आप व्हाट्सएप के ऊपर स्कैन करके पे भी करोगे। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के ऑफिशियल साइट या ना व्हाट्सएप से जिनका टाई अप है, उनके अलावा किसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड कंपनी के QR को स्कैन करते हो व्हाट्सएप से, आप पेमेंट के लिए स्कैन कर रहे होंगे, आपकी चैट वहां पे चली जाएगी। तो ये थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी यूजर्स को। दूसरा, क्या ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। जितनी भी QR बेस्ड एप्लीकेशन है, उनका सबका क्लोन बनाया जा सकता है, जो यूजर बना भी रहे हैं। और इंडिया में आप देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट वे में आज से
5 साल पहले 15 मिलियन स्मार्टफोन थे, आज 2,50,000 मिलियन आपके स्मार्टफोन है, 250 मिलियन स्मार्टफोन इंडिया में हो चुके हैं। अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन इतनी फास्ट हुआ है कि जिसके लिए शायद हम प्रिपेयर नहीं थे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन क्योंकि इतनी फास्ट वे में तेजी आई है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस फ्रॉड के अंदर, या आप ये कह लीजिए इस ट्रैप के अंदर वो जाए जा रहे हैं, जिसके लिए यूजर को थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आई थिंक आप अपने बच्चों से ज्यादा बात करिए, वो आपको ज्यादा फीचर्स बता देंगे सिक्योरिटी के, जो कि पेरेंट्स लोग हैं, क्योंकि ये टारगेट मोस्टली उन लोगों के ऊपर हो रहा है जो नॉन टेकी हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जो अब हम अपनी कंपनी में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि इनके ऊपर मोस्टली जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इसे बोलते हैं साइबर एस्पियोनॉज, जहां पे कंपनियों हायर की जाती हैं हैकर्स, और दूसरी कंपनी के ऊपर ट्रैप सेटअप किया जाता है। तो ये व्हाट्सएप और ये सब चीजें मिला के इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम आगे जाके, जिसके ऊपर अगेन यूजर ही है जो अपने आप को खुद बचा सकता है। दूसरा मुझे कोई इसका कोई हल दिखता नजर आ नहीं रहा जल्दी। मतलब यूजर ही अपने आप को बचा सकता है, कोई नियम कानून यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यही परेशानी यहाँ पर है। हालांकि हम आपको ये बता दें यहाँ पर कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और यहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा है कि वो बहुत ही कम डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन वो कम डेटा भी कितना कम है, ये इसका कोई जो अमाउंट है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। पर पवन दुग्गल साहब, मतलब क्या एक यूजर को खुद ही अपनी सुरक्षा यहां पर करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हम पूरे साइबर स्पेस को देखें, एक अथाह सागर है। फेसबुक डेटा ब्रीच का इतना बड़ा मामला सामने आया है, अब यहां पर खतरा यह भी सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप का हमारा जो डेटा है वो भी कहीं किसी और जगह पहुंच तो नहीं रहा है, शेयर तो नहीं रहा फेसबुक के साथ। और खतरा इसलिए भी क्योंकि व्हाट्सएप से पेमेंट का सिस्टम भी शुरू हो गया है, मतलब सीधे मेरे पैसे पर। आजकल बहुत ही अनसर्टन ज़माना है। अगर हम पूरी तरीके से इंटरनेट पर विश्वास कर रहे हैं तो गलती हमारी है। सावधान, जागरूक हमें स्वयं होना पड़ेगा अपने डेटा संबंधी। जहाँ तक बातें व्हाट्सएप जैसी हैं और प्लेटफॉर्म्स की हैं, मैं सविनय निवेदन सभी श्रोताओं से करूँगा कि आप इस तरह की बातों को ना मानिए। वो कह रहे हैं कि बहुत कम डेटा आपसे कलेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशंस स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आप जो कुछ भी व्हाट्सएप पर प्रकाशित करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, वो पब्लिक जानकारी है। उसमें आपकी कोई निजता का अधिकार है ही नहीं, और वो तो वैसे ही शेयर करेंगे। तो जब वो आपकी तमाम सारी जानकारी को पब्लिक जानकारी बोल रहे हैं, तो वो तो बाय राइट कलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद रह क्या गया कि वो क्या कलेक्ट करना है या क्या नहीं कलेक्ट करना। तो मैं मानता हूं आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया कंपनी है, इन्होंने हमको डिजिटल गुलाम, डिजिटल स्लेव बना दिया है। पुराने जमाने में क्या होता था, आप गुलाम रखते थे, वो 24 घंटे आपकी गुलामी करता था, आपके लिए काम करता था। आज भी हम 24 घंटे ये सोशल मीडिया कंपनीज की डिजिटल गुलामी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म हमें मुफ्त देते हैं, हम उनके लिए 24 घंटे डेटा जनरेट करते हैं। ये वही डेटा होता है जिसको वो मोनेटाइज करते हैं, पैसे वो कमाते हैं, मेहनत हम करते हैं। तो गुलामी तो हमारी हुई, उनकी थोड़ी ना हुई। पवन जी, तो लेकिन ये मजबूरी भी है ना सर। अब वो समय आ गया है पवन जी, कि सरकारें, हाँ बिल्कुल सर, मजबूरी भी है ना सर। अब तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और ऐसा तो नहीं है कि ये रोल रिवर्सल होगा, या मतलब ये जो प्रोसेस होगा वो रिवर्स होगा। लेकिन गुलामी से बचा कैसे जाए सर? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम रातों रात फोन यूज करना बंद कर दें, या व्हाट्सएप यूज नहीं करें, या फेसबुक भी करना छोड़ दें। आज फेसबुक है, कल कोई कुछ और आ जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं गुलामी से अगर हमें बाहर आना है तो पहले तो हमें इस बात का आभास होना है कि हम डिजिटल गुलाम बन चुके हैं। एक बार हमें इस बात का आभास हुआ, एटलीस्ट हमने करीबन 50% अपनी युद्ध जीत लिया, क्योंकि हमें इस बात की जागृति तो पैदा हुई कि हम डिजिटल गुलाम हैं। अब अगली बात यह है कि अब ऑलरेडी जब हम सो रहे थे, हमें परतंत्र कर दिया गया, हमें गुलाम बना दिया गया, और हमारी मानसिकता को इस तरीके से कलर कर दिया कि भाई यहां नहीं आओगे तो तुम पिछड़े माने जाओगे, समाज से पिछड़ जाओगे। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपको जो गुलामी की आपकी जंजीरें आपको जकड़ी हुई हैं, एक एक करके तोड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे सबसे पहले संजोना पड़ेगा अपना पर्सनल डेटा। हमें प्रकाशन करना होगा तो केवल वही प्रकाशित करने की जरूरत होगी जो नीड टू नो बेसिस पर हो। हर व्यक्ति को आपकी हर पर्सनल जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम नहीं है
कि भारतवर्ष में आज एक नई क्रांति चल रही है, उसे हम उल्टी की क्रांति बोलते हैं। भारतवासी अपने जीवन के हर पहलू के बारे में जो जानकारी है उसकी उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, प्राइवेट हो या सोशल हो। तो कहीं ना कहीं हमें अंकुश स्वयं अपनाना पड़ेगा। नीड टू नो बेसिस पर ही चीजों का प्रकाशन करना पड़ेगा। किसी भी और वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर जाने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेंगे, इस बात को जानने के लिए कि वो किस हद तक हमारा डेटा को डील कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है कि साहब हम आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल करेंगे, तो शायद आवश्यकता और समय आ गया है कि आप उस डेटा का और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें। जितने जागरूक हम अपनी निजता को संरक्षित करने के लिए होंगे, जितना कम से कम अपनी पर्सनल जानकारी और लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतने ही हम ज्यादा सुरक्षित आज हो पाएंगे और एक उज्जवल सुरक्षित भविष्य की ओर आगे अग्रसर हो पाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। एक तो इंफॉर्मेशन बूम हो रहा है और एक ये बात हो रही है कि अपनी जानकारी को कैसे संजो के रखे। अब ये दोनों जो पहलू हैं पीयूष कुलश्रेष्ठ जी, ये साथ साथ कैसे चल सकते हैं? पवन दुग्गल जी काफी जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट है, एडवोकेट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल गुलाम बन गए हैं। लेकिन आज के टाइम में जब हम और भी आगे बढ़ रहे हैं, कई और प्लेटफॉर्म्स सामने आ रहे हैं, डिजिटल गुलामी से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं सर? कहीं ना कहीं तो हमारा प्राइवेट पर्सनल डेटा जाएगा ही जाएगा, इसको कैसे रोक सकते हैं? मेरा पॉइंट इसमें हमेशा बहुत सिंपल रहा है कि जो यूजर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जब तक वो दोनों आपस में रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तब तक इस तरह के कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले इश्यूज सामने आते ही रहेंगे। जहां तक इन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठने की बात है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ अभी 14 साल से इस तरह का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है कि लोग इंटरनेट पे आके एक दूसरे से खुलेआम बात करते हैं। और इसके नुकसान क्या होते हैं, जब तक आदमी के एक्सपीरियंसेस में नहीं जाते हैं, तब तक वो पब्लिक में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते। जैसे लोगों को सीखना समझना हो, तो आप अपनी जो नॉर्मल, जो नॉन डिजिटल लाइफ है, रियल लाइफ है, उसमें आप अगर किसी ट्रेन में बैठे होते हैं या किसी दूसरे पब्लिक स्थान पर, रेस्टोरेंट पे, होटल में, कहीं भी आप बैठे होते हैं, तो क्या इस तरह की बातें आप करते हैं जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट करते हैं? तो जिस तरीके से आप रियल लाइफ में अपनी एक तरह से प्राइवेसी बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से सोशल मीडिया कोई बहुत अलग चीज नहीं है। अल्टीमेटली वहां पर इंसानों का ही डेरा है, और जितनी गलत जानकारी आप पब्लिक में इस तरह से छोड़ेंगे, तो उसको मिसयूज करने वाले गलत प्रवृत्ति के लोग जो हैं, क्रिमिनल लोग जो हैं, वो उसको मिसयूज करने आएंगे ही आएंगे। जहां तक सर्विस, और ये जितने ऐसे केसेस होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप भी बनता जाएगा कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर को क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। नाउ इसमें दो चीजें और भी हैं कि कुछ चीजें सर्विस प्रोवाइडर खुद अपनी मर्जी से शेयर कर रहा है, और कुछ चीजें कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर की मर्जी नहीं है, उसके बावजूद भी यूजर का डेटा एक्सेस कर रहा है। बिल्कुल। तो ये भी हमको क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा कि जब हम डिबेट कर रहे हैं, तो वी शुड बी क्लियर कि हम व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर, ये खुद डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं सामने किसी को, या कोई इनकी सर्विस को मिसयूज करके, हैक करके वो डेटा एक्सेस कर रहा है। तो जैसे आपके घर में ताला और चाबी होता है, तो ताला चाबी लगाने के बाद भी कभी कभार चोर घुस सकता है, तो ये उतना ही नॉर्मल केस भी हो सकता है। या आपने ताला लगाया ही नहीं, चाबी का कोई काम ही नहीं है, दरवाजा खुला पड़ा है, तो चोर अंदर आया और डेटा उठा के चला गया, उस तरह की चीज भी हो सकती है। या आपने घर से आपने सामान उठा के किसी और के हाथ में दे दिया, किसी तरह की बेवकूफी में, उस तरह का केस भी हो सकता है। तो हमने जो कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के जैसे केस में हमने देखा, तो हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि 2013 के पहले 13 तक फेसबुक सामने सेटिंग इस प्रकार की थी कि एक दोस्त का जो पूरा नेटवर्क है, वो पर्टिकुलर पूरे नेटवर्क में जाके आपने एक व्यक्ति ने अगर परमिशन दी, तो सारे के सारे नेटवर्क को वो ब्रीच कर देता था। 14 में उनको ये जानकारी मिली, और मिलने के बाद उन्होंने अपने यहाँ से पॉलिसी चेंज की, और अलेक्जेंडर
और क्रिस्टोफर सॉरी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की टीम है उनको बाहर किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये बात पब्लिक में देखिए नहीं डाली कहीं पर भी। और दे वेटेड टिल सच टाइम कि जब क्रिस्टोफर वाइली वाज गोइंग पब्लिक एज ए विसल ब्लोअर, और उन्होंने ये बहुत बड़ा धमाका इस पूरे मामले में कर दिया, किसी को पब्लिक में नहीं बताई। बिल्कुल। और अब इसमें शायद ये बात भी जरूरी है कि फेसबुक का डेटा पीयूष हैक नहीं हुआ है, डेटा ब्रीचिंग की ये पूरी घटना है। और एक पर्टिकुलर कंपनी ने जो यूजर्स का डेटा था वो दरअसल कुछ मतलब लोगों के दिमाग को पढ़कर या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के जरिए अलग अलग केसेस में यूज किया है। ये एक मामला अलग है, हैकिंग का मामला अलग है। पर विश्वास पटेल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर पेमेंट गेटवेज की बात होती है, मतलब अब हमारे पैसे ट्रांसफर करना बस एट द क्लिक ऑफ बटन हो गया है, इतना आसान हो गया। और अगर व्हाट्सएप पे अगर ये सुविधा आती है, मतलब मेरे लिए तो और भी ज्यादा आसान है। अगर मैं पेटीएम या बाकी जितने भी पेमेंट गेटवेज अगर इंस्टॉल करती हूँ, शायद दूसरे को मैं पैसे ट्रांसफर ना करवाऊं क्योंकि उनको भी वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन व्हाट्सएप मेरे ख्याल से हर किसी के पास है अभी। तो कितनी जानकारी मेरी व्हाट्सएप या फिर अलग जितने भी पेमेंट गेटवेज होता है, एक यूजर की जानकारी कितने हद तक उसके पास स्टोर रहती है, कहां तक ये जो अलग अलग पेमेंट गेटवेज है मेरे डिटेल्स तक जा सकता है? सो पेमेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा होता है, बी इट योर यूजर नेम, पासवर्ड और मैपिंग इट टू अ बैंक अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन सक्सेस करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो बेसिक डेटा होता ही है विद एवरी पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। सो दैट इज द ईज दैट इज कमिंग इन। सो बट कोर इश्यू अगर आप देखें, आप जो बात कर रहे हो, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पवन जी की बात से मैं वो डिजिटल गुलामी का वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज लोग फ्रीली शेयर कर रहे हैं। इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। दीज प्लेटफॉर्म्स हैव कम इन, इट हैज हेल्प। जो स्कूल के दोस्त लोग को आप कभी साल में एक बार मिलते होंगे, पर अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है तो आप एवरी डे कुछ ना कुछ मैसेजेस चल रहा है। सो इट्स अ कनेक्टेड प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म है, फ्री है, एंड वी नो वी आर सामने से हम लोग शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे हम सामने से पोस्ट कर रहे हैं, मैं इधर किया, मैंने ये किया, एंड पीपल आर एप्रिशिएटिंग, पीपल आर कनेक्टेड मोर। सो दीज आर प्लेटफॉर्म, बट दीज प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट बी नेवर बी फ्री। तो इनको भी कहीं ना कहीं तो पैसा बनाना पड़ेगा। एनीथिंग फ्री नेवर वर्क्स, राइट? सो ये everybody knows that it is going to be used somewhere for marketing, somewhere they are going to make money. Google का तो इतने लास्ट 18 साल से मॉडल है एडवर्ड्स का, जहां से वो लोग कनेक्टेड वर्ड्स पे बिड करके वो लोग पैसा बना रहे हैं पेपर क्लिक के ऊपर। सेम फेसबुक का मॉडल है। सो पीपल नो। सो उसमें दो चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का और एक कस्टमर का। नाउ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, दे हैव टू बी लाइक सेजर्स वाइफ, बी अबाउ सस्पिशन, बी अबाउ बोर्ड। तो अगर पेमेंट्स कर रहे हैं तो खाली पेमेंट्स तक का ही वो डेटा रखना चाहिए। इफ यू आर गोना यूज इट फॉर multiple other things, then without with the express consent also, but then that is wrong. If you are a payment service provider, be like payment service provider. अगर मैं जाके डिकैथलॉन से एक टेनिस रैकेट लेता हूँ तो आप इमीडिएटली मेरे को कोई अरुण शॉप का मेरे को तुम टेनिस शूज का ऐड नहीं भेजोगे, या कोई टेनिस ट्रेनर का ऐड इमीडिएटली भेजोगे, तो आप ट्रैक करोगे। मैंने क्विक मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है कि लगभग मतलब हम 100% तो नहीं बोलेंगे, पर 99.5 जो कंज्यूमर्स हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी पढ़ते ही नहीं है। और अगर उन्होंने कल को व्हाट्सएप डाउनलोड करते टाइम या फेसबुक डाउनलोड करते टाइम या कोई और भी ऐप डाउनलोड करते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी पढ़ भी ली, तो शायद वो उसको कभी डाउनलोड ही ना करे, यूज ही नहीं करेंगे। So as I said, you are right. This is the biggest thing that is there on the internet. I submit, I agree. Select करते हैं पर कोई पढ़ता नहीं वो pages use जो होता है, वो जो legal terminologies भी होता है, ordinary public नहीं समझता है। So वो तो रहने दीजिए। As I said, it's a responsibility both of the payment provider and the customer. अगर payment provider को अगर खाली payments enable करना है, because if I am downloading WhatsApp, कन्वीनियंस है, आई कैन डू चैट, आई कैन डू ग्रुप चैट एंड आई कैन डू वीडियो चैट, आई कैन डू कॉल। अगर मैं पेमेंट्स भी कर सकता हूं तो इट गिव्स मी मोर यूटिलिटी ऑफ कीपिंग द व्हाट्सएप ऐप, बिकॉज यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट मिलियंस ऑफ अदर एप्स दैट आर देयर। सो यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यू आर जस्ट एनेबलिंग पेमेंट्स एंड नॉट यूजिंग द डेटा एज अ मार्केटिंग। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
of the payment service providers. So that's why, as I said, you have to be like अपना Caesar's wife, above board, above suspicion. You don't use it for anything else. कि मेरा ही customer अगर मैंने enable किया merchant का, because payments commodity business है, enabling payments में कभी बनता नहीं है. But then you want to make that to get a new seller, new buyers of someone other sellers whom you have powered. तो ये रॉन्ग हो जाता है. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक तरीके से हमने वो पॉलिसीज, टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ अब ये जो पूरा जो डेटा ब्रीच का मामला सामने आया, सेंध लगने की जो बात आई है, वो ज्यादातर जो यूजर्स है उनको फिर समझ नहीं आता कि आखिरकार मेरा डेटा कैसे कहीं पर चला गया. बट राहुल, टर्म्स एंड कंडीशन जो किसी मानिए फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, हम डाउनलोड करते टाइम उनको पढ़ते नहीं है. मोटा मोटी तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या बातें लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशंस में. शायद इसके बाद जितने भी दर्शक हैं हमारे, वो कम से कम टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ देंगे. एक तो बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा होता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता है, शायद यही वजह है कि लोग पढ़ते ही नहीं उसे. जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही बोला. देखिए, एक ही कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा ही इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, लीगल टर्म को ध्यान में रखते हुए. शायद पवन जी इसका और मेरे से भी ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे कि वो इतना लंबा होता है, पहली बात कि कोई उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता. दूसरा, अगर पढ़ ले तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई टेक्निकल बंदा है वो बोलेगा मैं अकाउंट बनाऊं ही ना. अब बनाए बिना आप सोसाइटी में रह ही नहीं सकते. आपको ऐसे देखा जाएगा जैसे कोई मतलब एकदम सोसाइटी से नकारा हुआ इंसान की तुम्हारे पास फेसबुक भी नहीं है. और आप देखिए, ये सबसे लोगों को ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा. ये जो हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, अगर वो आप मान लेते हो तो आप यूज ही नहीं करोगे अगर आप टेक्निकल बंदे हो और प्राइवेसी का कंसर्न रखते हो. दूसरा, अगर आप हैक हो जाते हो और आपका डेटा भी चला जाता है. इंडिया में जो कन्विक्शन रेशियो है क्रिमिनल का, वो जो हरासमेंट है, वो इस बड़े स्तर के ऊपर है कि उसमें गुजरना ही एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है एज पर द लीगल एस्पेक्ट. ऐसा नहीं कि हम कैपेबल नहीं है या कैसे हैं, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है और मोस्टली टेक्निकली भी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है हमें, जिसकी वजह से हम एक मुद्दे पे आ सके कि ये बंदे ने किया है. आप इतने क्राइम होते हैं देख लिया, अगर आप कन्विक्शन रेशियो देखो तो हम भी हंसेंगे और आप भी हंसेंगे. उसका रीजन क्या है कि टेक्निकल इतना डीप टेक हो गया है क्रिमिनल आज की डेट में. वो इवन कोर्ट के अंदर खड़ा होकर वो इस वे में टेक्निकल भी चीजें बोलता है जो मे भी हम लोगों आम इंसानों को समझ ही ना आए, जो लॉयर उसको डिफेंड कर रहा है उसको भी समझ ना आए, जिससे केस कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है. तो इसके दो एस्पेक्ट हमें समझने पड़ेंगे. एक, हैक होने से पहले यूजर क्या क्या करे. टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल आप पढ़िए और आप ये निर्धारित कर लीजिए कि कितनी चीजें क्या ये मेरी ले रहा है जो मैं देने लायक हूं, और अगर मैं वो दे देता हूं अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग कि फेसबुक में पोस्ट करना है. आप सब समझिए कि जो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, वो आपके घर के बाहर की वॉल जैसा है, जो घर का बाहर का दरवाजा है. अब आप उसके क्या चिपकाना चाहते हो कि आता जाता इंसान उसको देखे और उसको मिसयूज कर सके, वो आपको डिसाइड करना है. रिस्पॉन्सिबल वे में सोशल मीडिया का मतलब ही आपको सोशल वे में यूज करना है, ना कि एक एकदम कमरे के अंदर बैठे नहीं है, आपको लग रहा है लेकिन ये कमरे के बाहर डेटा जा रहा है. दूसरा, आप हैक अगर हो जाते हो, उसके प्रोसेस के अंदर इतना बड़ा जार्गन प्रोसेस है वो, जिसके अंदर आपके के लिए फंसना बहुत ही पेनफुल हो सकता है. तो कोशिश करिए आप उससे बाहर रहिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि कल को और आप प्रिज्यूम मान के चलिए कि आप ऑलरेडी हैक हो चुके हैं. अगर आपने ये ठान लिया, इसलिए आप इंटरनेट को इंटरनेट की तरह ही यूज करेंगे, ना कि एक जिंदगी. इंटरनेट जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन आप उसको एकदम जिंदगी की तरह ही यूज करोगे तो जैसे पवन सर ने बोला, वॉमिटिंग सिचुएशन होगी, उल्टी कर रहे हैं. मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, हम भारतीय बहुत अच्छे इंसान हैं, हम मेलजोल में एक भावना रखते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एक इंग्लिश में टर्म होती है इंडियन ट्रेन सिंड्रोम. तो हमें एक बीमारी है कि अगर हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो जिस बंदे को हम जानते नहीं है, जब तक हम वो ट्रेन से उतर रहे होते हैं, उसको शायद मेरे घर वालों के बाहर, मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा मेरे बारे में पता होगा, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या नहीं हूँ. सो ये जो हैबिट है हमारी, जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो वॉमिटिंग करने की, जैसे सर ने बोला, और ये इंडियन ट्रेन सिंड्रोम है, इसको थोड़ा सा हमें खुद ही निर्धारित करना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइजेशन करना पड़ेगा कि क्या डालना है और मेरे ख्याल से जो कह रहे थे, एक प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर होता है, एक स्टेटस सिंबल भी होता है कि हाँ हमें अपने आप को कैसे दिखाना है, बढ़ चढ़ के दिखाना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहां पर हैं, कितना कुछ किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन आजकल पोस्ट करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इस पूरे क्रम में कहीं खो जाती है, और इसका फायदा यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं एंटी सोशल एलिमेंट जो उठाते हैं. लेकिन पवन जी, यहाँ पर हर एक फील्ड में अगर मुझे किसी बात की कोई शिकायत है, मेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड में मेरी सुनवाई कहाँ पर होगी?
क्या अगर मेरा कहीं पर डेटा कहीं पर चोरी हुआ या मुझे पता चला कि मेरा कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मेरी फोटो का, मेरे इन्फॉर्मेशन का, तो क्या मेरे लिए कोई तरीका है शिकायत करने का? क्या मेरी सुनवाई होगी? क्या प्रावधान है इसमें कानून के लिए, कानून का हमारे लिए? पहली बात, डिजिटल माध्यम में मैं जो कुछ भी प्रकाशित करता हूं वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आता है। तो अगर मुझे कुछ आवाज बुलंद करनी है, कहीं अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, तो केवल यही एकमात्र कानून है जिसके तहत मैं ढूंढ सकता हूं। तो अगर सोशल मीडिया पर मुझे पता लगता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर ने मेरी पर्सनल जानकारी का अनावश्यक तरीके से प्रकाशन या ट्रांसमिशन किया है और उससे मेरी निजता के अधिकार का हनन हुआ है, तो लाजमी सी बात है मैं उनके बरखिलाफ ना तो फौजदारी मुकदमा दर्ज कर सकता हूं भारत के आईटी एक्ट में, और उसमें 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। साथ ही साथ मैं उनसे हर्जाना भी मांग सकता हूं 5 करोड़ रुपए तक का, और इसके लिए मुझे नॉर्मल अदालतें जाने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट स्पेशल अदालतें हैं आईटी एक्ट में, जिसके तहत मैं जाकर समरी प्रोसीजर में, समरी ट्रायल में ये डैमेजेस मांग सकता हूं। ये तो बात हुई भारत के अंदर, लेकिन अगर आपका डेटा भारत के बाहर दुरुपयोग होता है या अनावश्यक तरीके से एक्सपोज होता है, तो मेरे पास कोई बहुत इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। मैं केवल एक भीख का कटोरा लेकर इन कंपनियों के सामने जा सकता हूं और उनकी भीख की उम्मीद मांग सकता हूं कि शायद अगर वो दरिया दिल हो गए। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक मामले में आपको लगता है इसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं सर? मेरा डेटा तो कहीं बाहर इस्तेमाल हुआ है, मुझे पता भी नहीं है। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है मैं किसके पास जाऊं, शिकायत किसकी शिकायत करने जाऊं, कहां पर? कोई आपके पास रेमेडी नहीं है। आप फेसबुक के पास जाइए, वो कहती है मैं अमेरिकन कंपनी हूं, अमेरिकी कानून के अधीन हूं। मुझे लगता है कि जो भारत में जो कानूनी प्रावधान है इन इंटरमीडिएट लायबिलिटी को लेकर, वो बहुत सख्त नहीं है और उनको सशक्त करने की आवश्यकता है संशोधन करके। दूसरी बात, ये सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के पीछे छुपते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे सर्विस प्रोवाइडर, तुम्हारे पास तो लाखों रिक्वेस्ट आने वाली हैं, तो लिहाजा कुछ मत करना जब तक आपको अदालत का ऑर्डर ना मिले या आपको सरकार की किसी एजेंसी का ऑर्डर ना मिले। तो उस फैसले के पीछे छुपकर ये कुछ भी नहीं करती हैं। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ मौजूद नहीं है, आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। आवश्यकता आज ये है कि केंद्रीय सरकार अपनी पॉलिटिकल विल दर्शाए और कहे साहब, आप चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, अगर आप भारतवासियों के डेटा के साथ डील कर रहे हैं, आपकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल्स पर मौजूद हैं, तब आप भारतीय कानून के अधीन हैं और आपका इसको सविनय पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भारत शायद आपके लिए मार्केट नहीं है, आप भारत के बाहर चले जाएं। ये संदेश चीन ने दे रखा है और चीन काफी कामयाब हुई है। गूगल ने कहा कि हे चीन, हम आपका कानून नहीं मानते। चीन ने कहा कोई बात नहीं, आप दरवाजे से बाहर जाइए, हम आपको चीन में ऑपरेट नहीं करने देंगे। भारतवर्ष में क्या है, हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब उन्होंने कहा कि केवल लगभग 5 लाख भारतवासियों का ही डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले प्रकरण में अनावश्यक तरीके से एक्सपोज हुआ। क्या आप इस बात को मान सकते हैं, इनको यकीन कर सकते हैं? दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा यूजर्स किसी एक कंट्री में फेसबुक के हैं, तो वो इंडिया में है। तो आप समझते हैं कि इन 87 मिलियन अकाउंट्स में से जहां पर मिसयूज हुआ, केवल 5 लाख ही भारतवासी होंगे। ये तो आंखों में मिट्टी झोलने वाली कहानी है। तो जितनी जल्दी हम अपने कानून को सशक्त करें, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, पॉलिटिकल विल लेकर आए और खासतौर पर इन सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडिएट्स की लायबिलिटी को सख्त रूप से परिभाषित करें, उन्हें तमाशबीन ना बनने दें, उन्हें फोर्स करें कि वो भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन करें। तब तक भारतवासियों को कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिलने वाली है। तो दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी भारतवासियों को इस तरह के प्रेडेटरी आक्रमणों से बचा सके। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, हम भारतवासी गिनी पिग्स तो नहीं है ना कि हमारे ऊपर आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जो कुछ करना चाहें अपने लेबोरेटरी में कर लें। दायित्व सरकार के ऊपर है कि वो भारतवासियों को, भारतीय नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखती है और उनकी निजता के अधिकार का संरक्षण कर पाती है। जी, मैं पीयूष कुलश्रेष्ठ और विश्वास पटेल जी से भी बात करूंगी। पीयूष जी, क्योंकि आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, लाखों की तादाद में सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एज यूजर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो अपना डेटा
प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं जो मेरे फोन कॉल्स, मेरा लोकेशन, मेरे पिक्चर्स, मेरी गैलरी तक को एक्सेस करते हैं। कैसे मैं प्रोटेक्ट करूँ अपने डेटा को? वेल, प्रोटेक्शन तो सिंपल है कि आप सेटिंग्स में जाके यू हैव टू पुट ऑल दोज थिंग्स ऑफ जो आपको दुनिया के साथ शेयर नहीं करनी है या लोग किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं करनी है। तो आप सेटिंग्स में जाके उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद ने कुछ महीने पहले देखा कि ट्विटर के पास मेरे मोबाइल पर दूसरे कौन से कितने ऐप्स हैं इसकी सारी की सारी जानकारी है, और उन ऐप्स को मैं कैसे यूज करता हूँ, कितना यूज करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये आपको पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने ट्रैक किया है। फैक्ट ये है कि ट्विटर मुझे कम से कम मेरे टाइमलाइन पर कोई पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है। द ओनली अदर वे दे कैन डू इट इज मेक सजेशंस ऑफ किसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार का कोई ऐड। तो मैंने जाके वहां पर अपनी जो कंडीशन थी वो ऑफ कर दी, और उसके बाद से दे आर नॉट ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर डिटेल फॉर मी। सिमिलरली गूगल मैप्स है, तो आप समझिए बॉम्बे से आप दिल्ली फ्लाई करते हैं, आप दिल्ली लैंड करेंगे, आपने मोबाइल ऑन किया और आपको वो बताएगा कि आप इस वक्त दिल्ली हवाई अड्डे पर हैं। आप बॉम्बे आएंगे तो बताएगा बॉम्बे हवाई अड्डे पर हैं। तो ये सारी सेटिंग्स में जाके आपको चेंज करनी चाहिए सारी चीजें, एंड यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स। जहां तक आप पहले टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बात कर रही थी, तो उसकी सिचुएशन कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट से बहुत अलग नहीं है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट का एक अकाउंट बनाते हैं, तो वो छोटी छोटी लिखाई में इतनी सारी बातें लिखी होती हैं कि आपके साथ क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके साथ क्या करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी उसमें दी हुई होती है, और वो इतनी सारी होती है कि हम वो भी नहीं पढ़ते, और उसकी सिचुएशन जो है वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है इसलिए सोशल मीडिया से, या आई वुड से कि इन एनी अदर एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल ऑन मोबाइल टुडे। सो यूजर को अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात भी करी थी, मैं उस पर थोड़ी एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि जो हम साइकोग्राफिक एनालिसिस कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया उसका मीनिंग क्या है। मतलब हमने क्या बात कही और उन्होंने कैसे वो समझा एल्गोरिदम के थ्रू, कैसे उसका एनालिसिस किया, एल्गोरिदम के थ्रू, वो हम नहीं जानते हैं। क्या एनालिसिस किया, वो उन्होंने कुछ कीवर्ड्स पकड़े और वो कीवर्ड्स को आपस में जोड़ के क्या उसका मीनिंग बनाया और उसको कैसे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, वो क्या कैसे उन्होंने किया, वी रियली डोंट नो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एटलीस्ट यूके पार्लियामेंट should request Cambridge Analytica to make that algorithm public so that we can understand कि इसका जो total damage है वो डैमेज का साइज क्या है और इनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्वांटम ऑफ डैमेज कितना है। क्योंकि हम अगर डेमोक्रेसी के, बिल्कुल सर, कहां तक सीमित है, कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि हम और यहाँ पर हम डेटा ब्रीच की बात कर रहे हैं, और डेटा जो ब्रीच है अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकता है। यहाँ पर तो एक कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात है, लेकिन जैसे शो की शुरुआत में बात हुई थी, ऐसे और भी कई एप्स हो सकते हैं जो आपका अलग अलग तरीके से डेटा रीड कर रहे हो और हमें पता नहीं। पिछले 2 साल से मामला चल रहा था, आज जाके पता चला जब किसी विसल ब्लोअर ने आके इस बात को सामने रखी। लेकिन विश्वास पटेल जी, आखिरी सवाल आपसे होगा। पेमेंट गेटवेज बहुत सारे हैं, हम वहां पर भी अपनी जानकारी देते हैं, अपने हमारे तो और भी ज्यादा जो पर्सनल अकाउंट डिटेल्स होते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पर वो डालते हैं। तो इस मामले में चाहे व्हाट्सएप पेमेंट हो या फिर पेटीएम हो या और भी सारे जो एवेन्यूज अब सामने आए हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक यूजर को? जी, जो डिस्कशन सुन रहा था ना, इसमें 3 पार्ट है, राइट। एक तो यूजर ड्रिवन कंटेंट जो दे रहे हैं, सब फ्रीली शेयर कर रहे हैं। वन इज पेमेंट्स, जो एक्चुअल यूपीआई बेस्ड पेमेंट जो वाइदर व्हाट्सएप कर रहा है या गूगल टेज कर रहा है या बैंक इनेबल पेमेंट हो रहा है। एंड थर्ड चीज है ये जो पेमेंट का जो डेटा है उनके रिलेटेड कैसे मार्केटिंग कर सके ये डेटा का। सो 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बातचीत चल रही है। एज फार एज पेमेंट्स इज कंसर्न, भले व्हाट्सएप से है या गूगल टेज से है या एनीथिंग ऑन द यूपीआई प्लेटफॉर्म, बिकॉज अल्टीमेटली पीछे देखोगे तो बैंक अकाउंट है आपका। बैंक अकाउंट से आप मल्टीपल वे से डेबिट कर सकते हो, बी इट विद चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड विद पिन, डेबिट कार्ड विद वीबीवी सिक्योर कोड, आप एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो, आप यूपीआई से कर सकते हो, आप भीम से कर सकते हो, आप एईपीएस से कर सकते हो, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स। सो यू आर डेबिटिंग अ बैंक अकाउंट विद अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो ये जो
से व्हाट्सएप कर रहा है या गूगल कर रहा है या एनी अदर बैंक ऑल्सो गिविंग यूपीआई, इट्स वेरी सिक्योर राइट नाउ बिकॉज यू विल नॉट सी टू मेनी हैक्स हैपनिंग ऑन यूपीआई और फ्रॉड विस द अदर्स जिससे हुआ है। तो अगर आप गूगल टेज का भी देखिए, सो टुडे 1,35,00,000 यूजर्स हो गए इन सच अ शॉर्ट टाइम एंड देयर इज ऑलमोस्ट लाइक 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन गूगल टेज में हुए। सो दीज गिव कन्वीनियंस, फैसिलिटी एंड एनेबल ट्रांजैक्शन। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब ये व्हाट्सएप एंड गूगल आता है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस और एक्टिंग एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, जहाँ पे उनको ठीक करना होगा, जहाँ पे गूगल टेज का अगर आप देखो या उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गूगल टेज विल यूज द डेटा टू एडवर्टाइज नॉट ओनली देयर प्रोडक्ट्स बट इवन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी अलाउ करेंगे, दैट्स व्हेयर आई सेड रिस्पांसिबिलिटी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, थर्ड पार्टी को नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप भी अगर ये डेटा लेने वाला है, गूगल ट्रैक करने वाला है, आपने यहाँ से टेनिस खरीदा, फिर आगे आप इधर गए, मैप इट विद ऑल द अदर रेलेवेंट डेटा, अदर ऐप का डेटा एंड ट्राई टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, दैट इज रॉन्ग। सो एज आई सेड, पेमेंट जो प्रोसेसिंग है बहुत हार्ड कोड, you have to be like Caesar's wife, above board, above suspicion, focus on that। अगर आप उसको डेटा लेके आप दूसरा 10 चीज करने वाले हो, वो है। पर मेन स्टेटमेंट ये है कि पेमेंट सिस्टम्स इज नॉट दैट इजी टू क्रैक। आप जब पिन डाल के आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे गूगल टेज पे, आपको एसएमएस आएगा बैंक से और ये है, सो उसमें डरने की जरूरत नहीं। कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, यू आर डूइंग एट योर ओन विल। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को बिल्कुल सर बहुत अच्छे से आपने इस पॉइंट को यहाँ पर सामने रखा है। तो कुल मिलाकर पवन जी कह रहे हैं कि हम डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बात यह भी है कि इस गुलामी से छूटना इतना आसान नहीं है जब हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ सर, ये सही बोला आपने कि हमें एक सख्त कानून, एक सख्त रेगुलेशन की इस पूरे मामले में जरूरत है, अगर हमें इसे अच्छे तरीके से पॉजिटिवली अगर इसको यूज करना है टू कनेक्ट विद ईच अदर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल त्यागी, पवन दुग्गल जी, पीयूष कुलश्रेष्ठ और विश्वास पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास पेशकश में।